नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का राजनीति शाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद गुलेरिया। आज हम सीबीएसई एवं एनसीईआरटी आधारित कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम समझेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लंबे समय तक कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों बना रहा, इसके प्रमुख कारण क्या थे, विपक्षी दलों की क्या भूमिका रही तथा इस अध्याय से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा से पूछे जाने वाले प्रश्नों को सरल भाषा में सीखेंगे। यदि आप एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए अंत तक बने रहे। अगर हमारा प्रयास पसंद आए तो राजनीति शाला चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो आइए बिना किसी देर से शुरू करते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, आजादी के बाद 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कुल 489 लोकसभा की सीटें थी, जिसमें से अकेली कांग्रेस ने 364 सीटें जीत ली थी, यानी कि 74.43%। इतनी बड़ी जीत से पता चलता है कि उस समय कांग्रेस का कितना दबदबा था। इसी कारण 1950 से 1967 के इस समय को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। इस बात को प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम भी कहा था। इस दौर के सबसे बड़े नेता थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो करते हैं पहला प्रश्न शुरू। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जो समान विचारधारा रखते हैं, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी एक जैसी होती है। उनका उद्देश्य चुनाव जीतकर सरकार बनाना और देश या राज्य का शासन चलाना होता है। तो अभी देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये हिंदुत्व के मुद्दे पर ही सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम एक शब्दों में लिख सकते हैं कि समान विचारों वाले लोगों का वह समूह जो चुनाव लड़कर सरकार बनाना और शासन चलाना चाहता है, राजनीतिक दल कहता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली से आप क्या समझते हैं? एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोकतांत्रिक प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल मौजूद होते हैं, परंतु एक ही राजनीतिक दल लंबे समय तक लगातार चुनाव जीतकर सत्ता में बना रहता है और राजनीति पर उसका प्रभाव बना रहता है। इस व्यवस्था में अन्य दल भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो सत्ता प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। जैसे कि भारत की राजनीति में प्रथम आम चुनाव से लेके 1967 तक कांग्रेस का ही प्रभुत्व बना रहा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस को छात्र संगठन क्यों कहा जाता है। मतलब जैसे छाते के नीचे बहुत से लोग आ गए, सभी धर्मों, जातियों, वर्ण के लोग, तो उसको छात्र संगठन के नाम से पुकारा जाता है। तो कांग्रेस को छात्र संगठन कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद इसमें विभिन्न विचारधाराओं, जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों के लोग शामिल थे। यह अनेक हित समूहों और राजनीतिक विचारों को अपने साथ लेकर चलती थी। इसी कारण कांग्रेस एक व्यापक और समावेशी संगठन के रूप में उभरी तथा लंबे समय तक भारतीय राजनीति में उसका प्रभुत्व बना रहा। कांग्रेस का गठन भारत में कब और किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय एक ब्रिटिश सिविल सेवक था, ए.ओ. ह्यूम। मतलब एक अंग्रेज व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इस व्यक्ति का उद्देश्य यह था कि जब आज़ादी का आंदोलन चला था तो अंग्रेज सरकार से बात करने के लिए एक दल बनाया जाए भारतीयों का, ताकि उनका हित हो सके। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 से 31 दिसंबर में, और इसकी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कांग्रेस में फूट कब और क्यों पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1969 में फूट पड़ी। इसका मुख्य कारण तत्कालीन राष्ट्रपति चुनाव, संगठन और सरकार के बीच मतभेद, नेतृत्व को लेकर विवाद तथा नीतिगत असहमति थी। उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं
सिंडिकेट और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद पैदा हो गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय अन्य का समर्थन किया था, अर्थात कांग्रेस पार्टी की जो नेता थी इंदिरा गांधी ने, तो जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, उनको नहीं जिताया, उन्होंने अन्य व्यक्ति को जिता दिया और इस कारण जो है कांग्रेस में फूट पड़ गई, कांग्रेस दो भागों में बंट गई। एक का नेतृत्व पुराने कांग्रेसियों ने किया जो संगठन में थे, जिन्हें सिंडिकेट के नाम से पुकारा जाता, और दूसरा धड़ा इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला बन गया और उसने जो अगला लोकसभा का चुनाव लड़ा 1971 में, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उल्लेख किया और जनता ने भारी समर्थन इंदिरा गांधी को दिया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता के दो कारण बताइए। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस की प्रधानता, मतलब देश केंद्र में जो कांग्रेस की प्रधानता बनी रही, तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया, मतलब कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा लिया। और बाद में लोग ये मानते रहे कि इस जो कांग्रेस राज कर रही है ही कांग्रेस है जिसने हमें आजादी दिलाई, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, इसलिए जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास और सम्मान था। और दूसरी बात, व्यापक सामाजिक आधार। व्यापक सामाजिक आधार का मतलब कांग्रेस को एक छात्र संगठन की उपमा दी थी पामर ने, जिसका अर्थ यह था कि कांग्रेस के सारे वर्गों के लोग कांग्रेस में शामिल हो जाते थे, विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों के लोग शामिल थे। इस कारण उसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ और इस निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। भारत का पहला आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। भारत का जो पहला आम चुनाव था वो 1951 से लेके 1952 तक माना जाता, अर्थात ये अक्टूबर नवंबर से 51 से शुरू हुआ और मार्च अप्रैल 52 तक माना जाता है। लेकिन आपसे प्रश्न आमतौर पर ये पूछा जाता है, इसका जवाब ये देता है कि पहला जो आम चुनाव है वो 1952 में हुआ और यह चुनाव स्वतंत्र भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से यह चुनाव हुआ था, क्योंकि इससे पहले आज़ादी से पहले हमारे देश में या राजतंत्र था या अंग्रेजों का था या मुगलों का शासन था। इस चुनाव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी है। देखो उस समय का ये चित्र बना हुआ कि उस वक्त कितनी गरीबी थी और हमारे जो लोकतंत्र सिस्टम था उतना सजग भी नहीं था। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी और इसके पहले आयुक्त कौन थे? अब देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में समय समय पर चुनाव होते हैं और चुनाव की जिम्मेवारी किसके पास होती है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसका उद्देश्य देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन करना होता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है ये कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसको हमेशा याद रखना कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। उन्होंने 1950 से लेकर 1958 तक इस पद का कार्य किया। चुनाव आयोग भारत में लोकतंत्र की निष्पक्षता और चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करने वाली एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, मतलब ये एक संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष है। प्रथम 3 आम चुनावों की विशेषताएं बताइए, मतलब जो फर्स्ट इलेक्शन 1952, दूसरा 1957, तीसरा 1962 की इसकी क्या विशेषताएं थी? कांग्रेस का प्रभुत्व। इन 3 चुनावों में केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें थी, मतलब तीनों चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी सफलता मिली और उसने केंद्र में सरकार बनाई, केंद्र क्या राज्यों में भी थी, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना की इन्होंने। मतलब इन चुनावों के माध्यम से भारत में लोगों को लोकतंत्र का अर्थ महसूस होना कि लोकतंत्र क्या होता है, क्योंकि इससे पहले लोगों को लोकतंत्र की कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद इन 3 चुनावों के बाद लोकतंत्र की जड़ें भारत में मजबूत हुई, जनता ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया। मतलब वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि वोट देने की आयु एक निर्धारित करती है सरकार। तो उस समय प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनावों में जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी और बाद में 1989 में ये वोट देने की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया है और आज भी वोट देने की जो उम्र है वो 18 वर्ष है। इससे आम जनता को राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है। हाँ, उस वक्त जो विपक्ष सीमित, मतलब विपक्ष की भूमिका बहुत कम थी, विपक्ष बहुत कम था,
कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण विपक्षी दलों को सीमित सफलता मिली, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई। कांग्रेस के प्रभुत्व के पतन के कारण, लेकिन कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो ज्यादा दिन तक नहीं टिका। ज्यादा का मतलब धीरे धीरे उसका पतन हो गया। तो इसके कारण क्या थे कि सबसे पहले की आंतरिक गुटबंदी, जैसे कि 1969 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया, मतलब दो एक संगठन और सरकार में ही लड़ाई हो गई। तो कांग्रेस के अंदर आपसी मतभेद और गुटों के संघर्ष के कारण पार्टी कमजोर होने लगी। और दूसरी बात की और दल भी राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय दल बहुत उपज गए। नए राजनीतिक दलों का उदय, समय के साथ कई नए राजनीतिक दलों का विकास हुआ जिन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी। नेतृत्व का संकट, कांग्रेस में मजबूत और सर्वमान्य नेतृत्व की कमी के कारण उसका प्रभाव कम होने लगा। आज की स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस के पास नेता की कमी हो गई है, ठीक है। हालांकि वोट बहुत ज्यादा है, पूरे भारत में फैले हुए हैं, लेकिन नेतृत्व के अभाव से कांग्रेस की स्थिति लगातार कम होती जा रही है। आज की डेट में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी और अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस की सरकार है, जबकि कांग्रेस पार्टी की 3-4 राज्यों में ही इनके सरकारें हैं। और इसका कारण है कि विपक्षी दल अब एकजुट उस वक्त, हाँ, विपक्षी दल एकजुट हो गए और कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़े, जिससे कांग्रेस का प्रभुत्व कम हो गया। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन स्वरूप की व्याख्या, यानी कि स्टार्टिंग में इसको कांग्रेस को कहा जाता है कि इसका गठबंधन स्वरूप है ये, मतलब कांग्रेस को एक गठबंधन स्वरूप वाली पार्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और विचारधाराओं के लोग शामिल थे। कांग्रेस एक छाता संगठन की तरह कार्य करती थी जिसमें अलग अलग हितों, विचारों वाले समूह को स्थान मिलता था। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, वर्ग, क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होते थे। आज़ादी के समय भी ऐसी व्यवस्था थी और बाद में भी काफ़ी समय तक ये व्यवस्था बनी रही। तो ये इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद धीरे 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 कांग्रेस का पतन होने लगा, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ, ये पुराना चित्र है। भारतीय जनसंघ पर एक नोट लिखिए। तो जनसंघ का मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है, यही जनसंघ जो पुराना 1951 में जो पार्टी बनी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उसमें एक ही राजनीतिक दल था और उन्होंने अपनी जो इस दल का जो रखा उन्होंने मतलब उद्देश्य हिंदुत्व, ठीक है, इनका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। यह दल एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर देता है। मतलब इसको देखिए कि एक दल, देश में एक दल हो, एक संस्कृति, हिंदुत्व, एक राष्ट्र, मतलब एक राष्ट्र में एक जैसे कानून लागू होने चाहिए। जनसंघ ने समाजवाद और कांग्रेस की नीतियों का जबरन विरोध किया और 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया था। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी जून 1975 में, तो उसके बाद विपक्षी दलों को जेल में डाल दिया था और एक साल के बाद जितने भी भारत के विपक्षी दल थे उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हो गया था, लेकिन वो ज्यादा समय तक सरकार नहीं चला सके, 2.5 साल में सरकार गिर गई और बाद में जनता पार्टी से अलग होकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद जीत कर आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको सुना। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ये राजनीति शाला को। थैंक यू।